नमस्कार। आज हम बात करेंगे नालंदा की, लेकिन एक अलग अंदाज में। कहानी की शुरुआत उसके दुखद अंत से। जरा एक ऐसी आग की कल्पना कीजिए जिसने एक पुस्तकालय को जलाया, पर ये कोई आम पुस्तकालय नहीं था। ये दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के भंडारों में से एक था। ये आग एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 90 दिनों तक लगातार जलती रही। सोचिए जरा, कागज और ताड़पत्रों का कितना बड़ा, कितना विशाल ढेर होगा वो, जिसने 3 महीने तक आग की लपटों को जिंदा रखा। तो जो धुआं मगध के आसमान को काला कर रहा था ना, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं था, उसमें वो ज्ञान था जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया था। समझिए, ये सिर्फ किताबें नहीं जल रही थी, ये तो एक पूरी सभ्यता की रूह जल रही थी। पर सवाल ये है, आखिर कोई ऐसी जगह को बर्बाद करेगा ही क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 700 साल पीछे, ये समझने के लिए कि नालंदा आखिर था क्या। तो चलिए चलते हैं उस दौर में, 5वीं सदी, जब यूरोप अंधकार युग यानी डार्क एजेस से गुजर रहा था, रोम गिर चुका था और हर तरफ अंधविश्वास का बोलबाला था। ठीक उसी समय भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग चल रहा था। और यहीं सम्राट कुमारगुप्त एक किले या महल की नहीं, बल्कि एक विचार की नींव रख रहे थे। ये विचार था नालंदा। संस्कृत में नालम का मतलब है कमल, ज्ञान का प्रतीक, और दाम मतलब देना, यानी ज्ञान देने वाला। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय था। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। 10 किलोमीटर में फैला एक कैंपस, जहां लाल ईंटों की इमारतें आसमान से बातें करती थीं। ये एक पूरा शहर था जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे, पढ़ते थे, सिखाते थे। और अब सबसे दिलचस्प बात, यहाँ हर 5 छात्रों पर एक शिक्षक था। 5 पर 1। आज की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड या येल, वो भी ऐसे छात्र शिक्षक अनुपात का बस सपना ही देख सकती हैं। इससे पता चलता है कि उस दौर में शिक्षा की गुणवत्ता क्या रही होगी। लेकिन ज्ञान के इस मंदिर में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। तो चलिए देखते हैं नालंदा की सबसे अनोखी चीजों में से एक, इसकी अविश्वसनीय रूप से कठिन प्रवेश प्रक्रिया। सोचिए, दूर दूर से चीन, फारस, कोरिया से लोग पैदल चलकर यहाँ आते थे, पर दरवाजे पर उनका सामना किसी सिपाही से नहीं, बल्कि एक द्वारपाल से होता था, जो खुद उस समय का एक बहुत बड़ा विद्वान होता था। प्रवेश पाने के लिए आपको उस विद्वान को एक बहस, एक शास्त्रार्थ में हराना पड़ता था। यहाँ सिफारिश नहीं चलती थी, पैसा नहीं चलता था, सिर्फ एक चीज चलती थी, और वो थी आपकी बुद्धि। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने लिखा है कि 10 में से 7 या 8 लोगों को तो दरवाजे से ही लौटा दिया जाता था। सोच लीजिए, सफलता दर सिर्फ 20%। लेकिन यहाँ असफल होना भी एक सम्मान की बात मानी जाती थी। और जो दरवाजा पार कर लेते थे, उनके लिए ज्ञान की एक नई दुनिया खुल जाती थी। अक्सर लोगों को लगता है कि नालंदा सिर्फ एक बौद्ध मठ था, पर यह बिल्कुल गलत है। यहाँ बुद्ध के दर्शन के साथ साथ तर्कशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, ताकि हर चीज पर सवाल उठाए जा सके। यहाँ तक कि नास्तिकता और वेदों के खिलाफ दर्शन भी पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। यहाँ का मूल मंत्र था, संदेह करो, प्रश्न करो। पर नालंदा का असली दिल उसकी कक्षाएं नहीं थी, उसका हृदय था धर्मगंज, उसका पुस्तकालय। ये 3 विशाल इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था, जिसमें से रत्नोदिधि नाम की इमारत 9 मंजिला थी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव सभ्यता का जैसे एक बैकअप ड्राइव था, जहां लाखों पांडुलिपियां रखी हुई थी। ज्ञान की ये रोशनी जितनी तेज थी, उसकी परछाई उतनी ही गहरी होने वाली थी। और अब इस कहानी में प्रवेश होता है उस शख्स का जिसने इस रोशनी को बुझाने की कोशिश की, बख्तियार खिलजी। वो कोई महान बादशाह नहीं था, बल्कि एक असुरक्षित सेनापति जिसका घायल अहंकार एक ऐतिहासिक त्रासदी की वजह बना। तो हुआ ये कि 1193 में खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसके अपने हकीम नाकाम रहे। तब किसी ने उसे नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र का नाम सुझाया। खिलजी ने आचार्य को बुलाया, पर एक अजीब शर्त रख दी, मुझे ठीक करो, पर बिना किसी दवा के। आचार्य बस मुस्कुराए। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और कहा कि रोज इसके कुछ पन्ने पढ़ो। खिलजी ने वही किया और वो ठीक हो गया। पता है कैसे? आचार्य ने कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। जब भी खिलजी थूक लगा के पन्ना पलटता, वो दवा उसके शरीर में चली जाती। लेकिन जब खिलजी को ये सच पता चला, तो उसके अंदर कृतज्ञता नहीं, बल्कि एक गहरी काली जलन पैदा हुई।
उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक काफिर का ज्ञान उससे बेहतर कैसे हो सकता है। उसे लगा कि ये ज्ञान उसकी सत्ता के लिए एक खतरा है। तो खिलजी ने फैसला किया कि वो इस ज्ञान की जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा। उसने अपनी सेना के साथ उन निहत्थे विद्वानों और छात्रों के विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज लिखते हैं कि ये एक तरफा कत्लेआम था। हजारों भिक्षुओं और छात्रों को बेरहमी से मार दिया गया। और फिर खिलजी उस 9 मंजिला पुस्तकालय के सामने खड़ा हुआ और उसने हुक्म दिया, आग लगा दो इसमें। 9 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां 3 महीने तक जलती रहीं। जब आग ठंडी हुई तो नालंदा एक विश्वविद्यालय नहीं, एक शमशान बन चुका था। और अगले 800 सालों तक ये जगह एक भूली बिसरी सुनसान जगह बनकर रह गई। लेकिन कहते हैं ना, विचार मरते नहीं। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों को फॉलो करते हुए इन खंडरों को फिर से ढूंढ निकाला। फिर 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे फिर से जीवित करने का सपना देखा। और आखिरकार 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक नया नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ ईंटों की इमारतें खड़ी कर देना काफी है, या हम उस आत्मा को भी वापस ला सकते हैं? असली चुनौती तो उस निडर बहस और सवाल पूछने की आज़ादी को फिर से स्थापित करना है, जो पुराने नालंदा की पहचान थी। देखिए, खिलजी तो मर गया, पर उसकी सोच, उसकी विचारधारा आज भी जिंदा है। वो सोच जो कहती है कि मेरा सच ही आखिरी सच है। आज बर्बादी के हथियार तलवारें नहीं, बल्कि असहिष्णुता और नफरत हैं, जो हमें सोशल मीडिया फीड्स और टीवी स्क्रीनों पर हर रोज दिखती है। और ये हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी सवाल पर लाता है। आज हम सूचना के युग में रहते हैं। गूगल पर एक क्लिक से हमारे पास नालंदा के पुस्तकालय से लाखों गुना ज्यादा जानकारी है। लेकिन क्या हमारे पास वो बुद्धिमत्ता, वो ज्ञान है? क्या हमारे पास वो करुणा और तर्क का संतुलन है जो नालंदा ने सिखाया था? नालंदा का खंडहर एक चेतावनी है कि सभ्यताएं बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें बनाने में सदियां लगती हैं, पर मिटाने के लिए सिर्फ एक पल का पागलपन काफी है। फैसला हमें करना है, क्योंकि असली नालंदा ईंट गारे की इमारत में नहीं, हमारे दिमाग में बसता है।